हम सूक्ष्म जीव और मित्र एवं शत्रु के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले हम पार्ट 1 पढ़ लिए हैं, अब पार्ट 2 पढ़ना है। तो पार्ट 2 में अब हमको पढ़ना है इसी में। अब उसके पहले हम पढ़ लिए थे कि रोग के बारे में, रोग क्या क्या होता है, जो कि क्या अब कौन सा रोग होगा जो उसके उपचार के लिए हमको क्या चीज़ करना चाहिए। उसके पहले हम सारा चीज़ जान गए हैं सूक्ष्म जीव के बारे में और मित्र और शत्रु के बारे में। कई ऐसे ऐसे चीज़ थे जो उसके मुख्य चीज़ जो रिलेटेड थे, पर क्या कहते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, फंगी, ये सब के बारे में हम जान गए थे। और सूक्ष्म जीव कितने तरह के होते थे इसके बारे में जान गए। सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे उससे बचना है, ये भी हम जान गए। अब हम जानेंगे सूक्ष्म जीव से जो हमें बीमार पड़ जाते हैं तो उसके उपचार के लिए कैसे करेंगे उपचार, और सूक्ष्म जीव से कैसे बचना है ये जानना है। तो हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक, पहले शुरू हम जानेंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का उपयोग हम कहाँ करते हैं? एंटीबायोटिक जब हम बीमार पड़ जाएंगे, जब हम संक्रमण हो जाते हैं, तब हम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। एंटीबायोटिक का काम क्या है? एंटीबायोटिक का काम है, जैसे हम बात करते हैं कट कट जाना, फट जाना, चोट लगना, या खांसी या बुखार या सर्दी हो, तो इसमें हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे। सर्दी रहे या ना रहे, खांसी बुखार ये सब, चोट लगना ये सब जहाँ पे हो जाता है, घाव हो जाता है, वहाँ पे हम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। अब एंटीबायोटिक का खोज करने वाला का नाम था कौन? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर था, वो कब किया था खोज? 1929 में खोजा था, 1929 में। पहला एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। अगर बोलेंगे कितना एंटीबायोटिक का खोज हुआ था तो 4। पेनिसिलिन, स्टेटोमाइसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिलिन, ये सब का खोज हुआ था। सबसे पहला एंटीबायोटिक का नाम था, वो एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाए कि पहला एंटीबायोटिक जो खोजा गया था अलेक्जेंडर के द्वारा कौन सा था? पेनिसिलिन था। तो ये चीज़ का हम उपयोग जो करते हैं, कहाँ पे उपयोग करते हैं? जब कभी कभी इसका पेड़ पौधे में भी उपयोग होता है। अगर कहते हैं ढेर सारा हम एंटीबायोटिक का यूज करते रहें, एंटीबायोटिक हमेशा लेते रहें, एंटीबायोटिक हमेशा लेते रहें, तो वो भी हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अब डॉक्टर एंटीबायोटिक खाली दे रहे हैं तो वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हानिकारक क्या है? हानिकारक है क्या कि आहार नाल में पाए जाने वाले सूक्ष्म सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, मैक्रो जीव जो होते हैं, तो आहार नाल में, वो आहार नाल में धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। और आहार नाल में रहना ही चाहिए छोटा छोटा सा जीव, जो कि हमें पाचन में बहुत शक्ति देते हैं, पचने में बहुत शक्ति देते हैं। जो अगर वो घट गया तो पचने में कमजोरी हो जाएंगे। तो उसके लिए, उपचार के लिए, तो वो उसको बचाए रखने के लिए अगर वो ढेर सारा हम एंटीबायोटिक का यूज किए तो हमारे शरीर में B12 की कमी हो जाएंगे। और B12 का जैसे कमी हो जाएंगे तो क्या हो सकता है? एनीमिया रोग हो सकता है, बाल का पकना, बाल का झड़ना, थकान, सुस्ती, सिर दर्द, झुनझुनी, ये सब किसके कारण हो सकता है? B12 की कमी से। तो ढेर सारा हमको ये भी ध्यान रखना है कि ढेर सारा हम एंटीबायोटिक का यूज नहीं करेंगे। अगर ढेर सारा एंटीबायोटिक का यूज किए तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, सिर दर्द, बाल झड़ना और बाल पकना, एनीमिया या झुनझुनी होना, इस तरह बीमारी हो सकते हैं। तो इससे हमको बचने के लिए ढेर सारा एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना। पहला एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, ज़्यादातर ये पूछा जाएगा। अगर पूछेगा एंटीबायोटिक कितने तरह के होते हैं? 4 गो। पेनिसिलिन है, स्टेप्रोटोमाइसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिलिन है, ये है। अब ये चीज़ हो गया। अब हम जानेंगे दूसरा है वैज्ञानिक का नाम, अलेक्जेंडर के बाद आया, ये अलेक्जेंडर के बाद आया एडवर्ड जनर। एडवर्ड जनर वैज्ञानिक जो थे, ये वायरस का जितना भी हम वायरस से संक्रमण होते थे उसका ये टीकाकरण की खोज किया। कौन? एडवर्ड जनर। ये 1798 में खोजा गया था।
खोजा था चेचक के टीकाकरण की खोज। जितना भी वायरस, पोलियो हुआ, चेचक हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, हैजा हुआ, ये सब किसके द्वारा फैलता है? ये वायरस के द्वारा फैलता है। इसीलिए बच्चे को जो पोलियो जो दिया जाता है 6 से इतना कम उम्र में, 6 साल से कम उम्र के बच्चे के 5 साल तक का, तो ये टीका दिया जाता है, टीका पोलियो दिया जाता है ताकि उसके शरीर में कोई तरह का बीमारी ना हो। तो वो चेचक टीकाकरण के रूप में दिया जाता है, टीकाकरण के रूप में दिया जाता है, टीकाकरण के रूप में दिया जाता है। एक तरह से ये क्या होता है, वैक्सीन होते हैं, तो वो स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। जैसे और हम बात करते हैं, अलेक्जेंडर जो थे वह एक महान ऐसे वैज्ञानिक भी थे। और यह हम इसके पहले हम जान नहीं रहे थे दोस्तों पहला वीडियो में, जिसको क्या बोलते थे, माता जिसको बोलते हैं, माता चिकन माता जो इसको बोला जाता है, गोटी जैसा होता है गोल गोल, उसको खोज नहीं हुआ था तो उसी का नाम रख दिया था चेचक। अभी अभी इसको बुक में क्या रखा गया नाम, चेचक कहा जाता है। पहले इसको क्या बोलते थे, माता बोला जाता। तो ये चीज़ आपको समझने में आ गया। अब चलते हैं आगे। तो आगे हम चलते हैं और ऐसे ऐसे बीमारियां जो होते थे तो जानते हैं। कहते हैं कि पर्यावरण, अगर बीमारी से आप बचना चाहते हैं तो पर्यावरण की साफ सफाई रखनी चाहिए। सूक्ष्म जीवों से महत्वपूर्ण, और जब कोई जीव, पहले देखो सूक्ष्म जीव अभी कितना कम होते थे, पहले पहले हम लोग को सूक्ष्म जीव मित्र का भी काम करते थे, क्यों? और अच्छा भी रहता था, क्योंकि अगर कोई जीव मर जाता था, कोई जीव या गाय भैंस या कुछ भी मर जाते थे, उसको क्या करते थे, फेंक देते थे दूसरे जगह। फेंक देने के बाद उसमें क्या होता था, जमीन से सूक्ष्म जीव क्या होता है, धीरे धीरे उसको खा करके समा जाता था। लेकिन अब क्या है, सूक्ष्म जीव की कमी हो गया है। अगर सूक्ष्म जीव की कमी हो गया है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि गाय जो पड़ा ही रह गया, और उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होगा, हवा में जाएगा, वायु प्रदूषण होगा। और गाय गाय को ऐसे तो सूक्ष्म जीव क्या करते थे, खा लेते थे और वो धरती में ही समा जाते थे। तो ये हमारे लिए ये हमारे लिए धरती को, ये हमारे लिए जो है सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाते थे। अब आगे जानते हैं रोग कारक सूक्ष्म जीव। हमारे खास भोजन, रोग कारक सूक्ष्म जीव जो होते हैं, रोग कारक जो रोग पहुंचाने का, वो कैसे हमको रोग पहुंचाता है, रोग पहुंचाने का काम कैसे करता है सूक्ष्म जीव? वो पहले क्या करता है, पानी से भी रोग पहुंचा सकता है, भोजन के द्वारा भी रोग पहुंचा सकता है, कई ऐसे ऐसे चीज हैं जो जिससे हमें रोग पहुंचा सकता है। तो कहते हैं कि कहीं से अगर आइए तो हाथ पैर धो करके खाना भोजन करना चाहिए, क्योंकि कहीं से अगर मक्खी भी अगर पड़ा हुआ है, हाथ पे भी पड़ा हुआ है, तो वो मक्खी किसी आदमी से अगर जो संक्रमण हो करके आया है, बीमार पड़ा हुआ है, तो उससे आपको भी बीमारी फैल सकते हैं। इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि अगर हम कहीं से आए तो भोजन ग्रहण करें तो साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। अगर साफ सफाई पर ध्यान देंगे तो हम रोग से बच सकते हैं। आगे चलते हैं। मौसम बदलने पे, जब कभी कभी मौसम बदल जाते हैं, बारिश होते हैं, मौसम बदल जाते हैं, तो उसमें होते हैं कि सर्दी और जुकाम होते हैं। सर्दी जुकाम होने के कारण और वह पीड़ित आदमी जो छींकते हैं तो उससे छोटा छोटा सा दाना जैसा जो वो बूंद जैसा जो निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरस। असंख्य रहते हैं और धीरे धीरे अगर कोई व्यक्ति उसके आप में संपर्क में रहेंगे, उसको भी वो वायरस धीरे धीरे क्या करेंगे, छींक तीक होते होते उसको भी संक्रमित कर देते हैं। इसीलिए उससे बचने के लिए आपको क्या चाहिए, वो आदमी को भी सोचना चाहिए कि हमें अगर ये इस तरह होता है तो हमें मास्क लगा के रहना चाहिए, ताकि हम संक्रमण हैं तो दूसरे को संक्रमण ना हो। तो इसके लिए उपचार के लिए यही है, उपचार एक यही है, जो कि आप रुमाल का यूज कर सकते हैं या गमछा का यूज कर सकते हैं, ये चीज़ का हम उपयोग कर सकते हैं। आगे हम जानते हैं, जब हम कड़ी धूप में, तो ये कहानी हम बता दिए थे अगले बार। अब जानेंगे हम मलेरिया। मलेरिया जो प्रोटोजोआ जिसको बोलते हैं मलेरिया प्रोटोजोआ, ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है।
जो मादा मच्छर काटता है, एनोफिलीज मच्छर। ये मलेरिया होने का कारण कौन सा मच्छर काटता है? एनोफिलीज मच्छर काटता है जो मलेरिया होता है। तो इससे मलेरिया से बचने के लिए आप तो जानते हैं, मलेरिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए? वहाँ पे छिड़काव करना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। अगर बारिश का कहीं पे बूंद, अगर बारिश का पानी कहीं लटक, बारिश का पानी कहीं ठहर गया है तो उसमें क्या हो सकता है? डेंगू हो सकते हैं और मलेरिया मच्छर भी हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर नाला है, नाला में अगर पानी जमा हुआ है पूरी तरह से, अब मच्छर वहाँ पे पनप रहा है, तो उसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? नाला को या साफ सफाई, जहाँ पे हम पानी जम रहा है, पानी जहाँ पे जम रहा है वहाँ पे क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए। पानी पानी को सफाई रखना चाहिए, पानी जमने नहीं देना चाहिए। वहाँ पर छिड़काव जो करना चाहिए, या तो केरोसिन तेल का छिड़काव करना चाहिए या ब्लीचिंग पाउडर का ही छिड़काव करना चाहिए। अगर ये छिड़काव करते हैं तो वहाँ पे मच्छर पनपेगा नहीं और मच्छर वहाँ पे क्या हो जाएगा? खत्म। और आप उस जगह पे घर पे हैं तो घर पे ये चीज़ कर सकते हैं। नाला है तो नाला के पास भी वो छिड़काव कर सकते हैं, आप वहाँ पे सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये है मलेरिया से बचने का उपाय। अब डेंगू एक वाहक मादा मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है? मच्छर का नाम है एडिस मच्छर और मलेरिया वाला मच्छर का नाम है एनोफिलीज मच्छर। दोनों मादा ही मच्छर होता है। तो ये मादा कौन सा होगा? एडिस मच्छर। और मलेरिया वाला में कौन सा मच्छर होता है? एनोफिलीज मच्छर होता है। ये दोनों मच्छर है जो मलेरिया फैला सकता है और एक डेंगू को। अगर डेंगू जिसको काट लेता है तो डेंगू काट लेने के बाद बहुत खतरा होता है। डेंगू ये क्या करता है? शरीर का प्लेटलेट्स जो है वो घटा देते हैं। तो डेंगू से बचने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए आप एक तरह से मच्छरदानी का यूज कर सकते हैं, और या नहीं तो आप जहाँ पे मच्छर ज़्यादा पनप रहा है वहाँ पे छिड़काव कीजिए किरासन तेल का या ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करिए, अब तो उससे आप बच सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम। क्षय रोग, कई ऐसे ऐसे रोग हैं। टीबी, अब कई बीमारियां हो जाएंगे शरीर में तो उससे बचना है हमको। तो टीबी बीमारी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? टीबी एक तरह से बैक्टीरिया से होते हैं, बैक्टीरिया से। और ये बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं? वायु में फैला हुआ रहता है, हवा में फैला हुआ रहता है। तो इसका उपचार के लिए, इससे अगर हमको बचना है, जिसको टीबी हो गया है, टीबी कैसे फैलता है? बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरिया कहाँ रहता है? वायु के द्वारा, हवा के द्वारा बैक्टीरिया आते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टीबी वाला आदमी से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए, कोसों दूर रहना चाहिए, उसके संपर्क में नहीं रहना है। अगर वो हम संपर्क में रहेंगे तो छींकेंगे, हवा में जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा, खांसेगा, हवा में जाएगा, और उसके संपर्क में हम रहेंगे तो हमें भी वो टीबी बीमारी धर सकते हैं। अब जानेंगे खसरा। खसरा बीमारी होता है ये किसके द्वारा? वायरस के द्वारा, हवा में ये भी होता है। इससे भी हमें क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए, रोगी से दूर रहना। चिकन पॉक्स ये भी किससे होता है? ये भी होता है वायरस के द्वारा, ये भी हवा के द्वारा फैलता है। इसमें भी रोगी से दूर रहना चाहिए। पोलियो, पोलियो भी एक तरह से वायरस है, ये भी किसके द्वारा? पानी और वायु से दोनों। ये उचित समय पे हमको क्या करना चाहिए? अगर पोलियो किसी को मार देता है तो उचित समय में क्या करना चाहिए? हमें टीकाकरण लगाना चाहिए। तो ये चीज़ समझने में आ गया। अब आगे जानते हैं। हैजा, हैजा बीमारी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। जल और पानी, अगर पानी में सूक्ष्म जीव है, भोजन में सूक्ष्म जीव है, तो इसमें क्या होगा? हैजा हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उपचार के लिए पका भोजन खाना चाहिए। पका मतलब गरम गरम, गरम गरम भोजन करना चाहिए, गरम पानी का यूज करना चाहिए हैजा बीमारी के लिए। तो कोई भी चीज़ हम क्या सीखें कि अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो गर्म चीज़ खाना होगा। गर्म चीज़ में सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अब आगे जानते हैं हम। टाइफाइड, टाइफाइड जो होता है, जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो कैसे होता है? जल के द्वारा पनपता है टाइफाइड, पानी से ही टाइफाइड उत्पन्न होता है। और इसको भी हम उपचार के लिए क्या करना चाहिए? यही चीज़ करना चाहिए, पका भोजन या गर्म जल का हम उपयोग करना चाहिए। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी बीमारी किससे होता है? ये हेपेटाइटिस एक तरह से वायरस है। ये पानी के द्वारा ही पनपता है। और इसके लिए क्या करना चाहिए? टीकाकरण करना चाहिए और गर्म पानी का
गर्म पानी का यूज करना चाहिए जो संक्रमण व्यक्ति है उससे। तो ये चीज़ हम समझ गए इसके बारे में। ये था मेन चीज़ था। अब जानते हैं, अब जानेंगे खाद्य विषाक्तता और खाद्य परीक्षण। खाद्य विषाक्तता और खाद्य परीक्षण क्या होता है हम जानेंगे। खाद्य विषाक्तता, खाद्य विषाक्तता मतलब होता है फूड पॉइजनिंग, जिसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग एक ऐसा भोजन होता है जिसको हम बासी भोजन कहते हैं। जो भोजन हम बनाए और रात में बनाए, सुबह तक में वो क्या हो गया, महकने लगा, तो उसको कहते हैं बासी भोजन। तो वो बासी भोजन को ही कहते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग अगर ढेर सारा हम रोज रोज अगर बासी भोजन ग्रहण करते हैं, ढेर सारा भोजन ग्रहण करते हैं बासी, तो हमें क्या हो सकता है, बासी भोजन करने से हमें डायरिया हो सकता है। क्या हो सकता है, डायरिया बीमारी। तो ज़्यादातर बासी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन अगर ज़्यादातर बासी भोजन ग्रहण कीजिएगा तो वह क्या होगा, आपको डायरिया होने का शिकायत है। तो खाद्य विषाक्तता का मीनिंग क्या हुआ, वह भोजन जो बासी हो जाता है, वह भोजन जो बासी हो जाता है, जो महकने लगता है, अप्रिय लगने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहेंगे। अब आगे हम जानेंगे खाद्य परीक्षण। खाद्य परीक्षण मतलब कोई भी वस्तु को बनाए, खाद्य मतलब खाने के योग्य जो बनाए, उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, बचा के हम कैसे रख सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो उसको कहेंगे जैसे हम बात करते हैं, जैसे कोई ऐसे ऐसे पदार्थ हैं जैसे जैम, जेली बनाने में, जेम जो बनता है, जेम जानते हैं बच्चे सब, जेम भी खाते हैं। ये जेली जैसा पदार्थ जो रहता है, जेली जैसा, तो उसको बनाए रखने के लिए उसमें जो कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, उसमें मिलाया जाता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम सोडियम बेंजोएट ये मिलाया जाता है। थोड़ा सा देखिए, तो वो होते हैं सोडियम बेंजोएट। इसके पहले हम पढ़ लिए एंटीबायोटिक का उपयोग कहाँ होता है, जैसे दवा बुखार हो जाते हैं तो उसमें हम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। पहला एंटीबायोटिक का पेनिसिलिन नाम था, तो ज़्यादातर वही पूछा जाता है, पर 4 एंटीबायोटिक थे। अब जानते हैं हम जैम। जैम या जेली जैसा पदार्थ है, जेली जैसा, ये क्या किससे बनता है, इसमें मिलाया जाता है क्या चीज़, सोडियम बेंजोएट। बेंजोएट मिलाया जाता है, इसमें बेंजोएट मिलाया जाता है। और यह सोडियम, और नाम है सोडियम मेटाबाई सोडियम सोडियम मेटा बाई सल्फाइड ये मिलाया जाता है, मेटाबाई सल्फाइड मिलाया जाता है, ये मिलाया जाता है। ये इसलिए मिलाया जाता है कि जैम और जेली पदार्थ बनाने में, ताकि ये सुरक्षित रहे, ये मिलाया जाता है इसमें। अब आगे हम जानते हैं, ये सुरक्षित के लिए परीक्षण हम पढ़ रहे हैं। क्या चीज़ पढ़ रहे हैं हम, परीक्षण। खाद्य परीक्षण, परीक्षण मतलब हो गया खाद्य परीक्षण मतलब फूड प्रिजर्व, क्या लिखा है, सर्वेक्षण। ये हम खाद्य परीक्षण के बारे में बता रहे हैं। जेली जैसा या जेम जैसा पदार्थ बनाना है, उसको बचाए रखने के लिए क्या मिलाना होगा, उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाना होगा और सोडियम मेटासल्फाइड मिलाना होगा, तब वो सुरक्षित बच सकता है। अब आगे हम जानते हैं, और ऐसे ऐसे नमक का परीक्षण। नमक का परीक्षण देखिए कहाँ होता है, नमक का परीक्षण। नमक का परीक्षण जो कहाँ होता है, नमक का परीक्षण होता है जब हम मांस मछलियाँ लेते हैं, उसको कई घंटे के बाद हमको बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नमक पहले मारना होगा। मांस मछलियाँ जो भी बनाएंगे उसमें नमक अगर मार देते हैं तो वो कई घंटों तक वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, परीक्षण के रूप में वो सुरक्षित रहते हैं। इसलिए
कि नमक से जो भी कीटाणु या जो भी बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न होने के लिए भी चाहेगा तो नमक होने नहीं देता है। नमक से उसके क्या करता है, नमक बचाए रखता है और नमक से वो बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होगा। तो हम क्या जान गए कि नमक का परीक्षण कहाँ कहाँ होता है। नमक का परीक्षण हुआ जैसे मांस, मछलियाँ, आम, इमली। आमों में भी डाला जाता है, इमलियों में भी डाला जाता है, मांस मछलियों के ऊपर भी डाल करके रखते हैं। क्यों? अगर ये नहीं डाला जाएगा, अचार में नमक नहीं डाला जाएगा और ऐसे ऐसे चीज़ में नमक अगर जहाँ नहीं डालेंगे तो वो उसके ऊपर कीटाणु जम जाएगा और कीटाणु जम जाने के बाद वो खराब कर देगा। तो यही हुआ नमक का परीक्षण। अब हम जानेंगे चीनी का परीक्षण। चीनी का परीक्षण, नमक का परीक्षण समझने में आ गया। मांस, मछली, अचार, आम, ये सब में किया जाता है। अब चीनी का परीक्षण, चीनी का परीक्षण आप समझेंगे। चीनी का परीक्षण कहाँ होता है? चीनी का परीक्षण हो जाएगा खाद्य पदार्थों में नमी में कमी करने में चीनी का परीक्षण किया जाता है। अगर आप समझते हैं आती हुई संदूक या सूक्ष्म जीव को वृद्धि को रोकने के लिए जैसे जेम स्वरूप ऐसे चीनी का परीक्षण किया जाता है। कई ऐसे जीव जो उत्पन्न होने लगते हैं खाद्य पदार्थों में, तो उसमें हमको क्या करते हैं, चीनी का परीक्षण किया जाता है। चीनी उसमें डाला जाता है। कभी कभी सब्जियों में भी चीनी डाला जाता है। कारण क्या है? यही खाद्य परीक्षण के रूप में चीनी डाले जाते हैं सब्जियों में। नमक के बारे में आप समझने में आ गया। हम लोग पहले जानते नहीं थे कि नमक मांस मछलियों में क्यों मिलाया जाता है। तो नमक मिलाने के कारण, नमक और हल्दी मिला देते हैं तो कई घंटों के बाद हम उसको बनाएंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। अगर नमक और हल्दी नहीं मिलाएंगे, नमक अगर नहीं, हल्दी मिलाना भी नहीं है चलेगा, लेकिन अगर नमक नहीं मिलाए हैं तो वो कुछ देर के बाद वो क्या होगा, खराब हो जाएंगे। इसीलिए क्या करना चाहिए, मांस मछलियों में क्या करना चाहिए, नमक और मांस मछलियों में नमक का परीक्षण करना चाहिए, नमक मिला के रखना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहे। आगे हम जानते हैं कुछ ऐसे चीज़ हैं। दलहनी वाले पौधे, दलहनी वाले पौधे में दलहनी वाला दलहनी वाले पौधे मतलब समझना है। दलहनी वाले पौधे में कौन सा जीवाणु रहता है? राइबोजीडियम, राइबोजियम जीवाणु रहते हैं। किसमें? दलहनी वाले पौधे में ये जीवाणु रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं और जो कि इसके लाभदायक के रूप में होते हैं, तो ये चीज़ आपको समझने में आ गया। इसके पहले हम बता दिए, अभी और समझने में आ गया। अब आगे हम जानते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण।